हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का नया टॉपिक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुंचे। फिलहाल देखते हैं आज का नया टॉपिक। नई तालीम के संदर्भ में समन्वय की योजना से आप क्या समझते हैं? नई तालीम के गुण और दोषों को स्पष्ट कीजिए। समन्वय की योजना, प्लानिंग ऑफ कोरिलेशन। समन्वय से तात्पर्य जीवन की समस्याओं तथा उनमें संबंध क्षेत्रों में समन्वय यानी किसी चीज़ को मैनेज करना। समन्वय जीवन की आवश्यकताओं तथा शिक्षा में समन्वय करने हेतु कुछ आवश्यक ध्यान रखने योग्य बातें। यानी जो शिक्षा होती है, इस पहली बात समन्वय का अर्थ है किसी चीज़ को मैनेज करना। और इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, योजना निर्माण। अध्यापक और शिक्षार्थियों को मिलकर यानी मिलकर कक्षा अनुसार पूरे वर्ष की शिक्षा की योजना बनाना और उसे मासिक, साप्ताहिक तथा दैनिक कार्यों में विभक्त कर देना यानी बांट देना। दूसरा पॉइंट है उपकरणों की व्यवस्था। योजना निर्माण के पश्चात यानी बाद, यानी योजना जो बनती है उसके बाद उसके लिए आवश्यक उपकरण जैसे कच्चा माल तथा यंत्र आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना। उपकरणों की व्यवस्था में यानी जो योजना बन जाती है उसके बाद में कुछ उपकरण, कच्चा माल, जो यंत्र वगैरह है उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। और तीसरा पॉइंट है क्रियान्वयन करना। योजना को क्रियान्वित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। जो योजना होती है, जो बनाई जाती है, उसको क्रियान्वित करने का जो कार्य होता है प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि योजना में जिस कार्य हेतु जितना समय दिया गया है, यानी जो योजना बनती है, यानी जिस योजना में जिस कार्य हेतु जितना समय दिया गया है उतने में ही कार्य पूर्ण कर लिया जाए। चौथा इसमें पॉइंट है मूल्यांकन। कार्य के पश्चात यानी कार्य के बाद मूल्यांकन करना परमावश्यक है। यानी जो भी काम हो जाता है उसके बाद मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। यह मूल्यांकन मासिक या त्रैमासिक हो सकता है, यानी मासिक यानी महीने में या 3 महीने में हो सकता है। इससे जहां कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के उपाय निकाले जा सकते हैं। यानी जो मूल्यांकन है, इससे जहां जो कार्य में करने वाली जो कठिनाइयां आती हैं, जो मूल्यांकन के द्वारा दूर किया जा सकता है, यानी उपाय निकाले जा सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। वहीं शारीरिक प्रगति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। यानी शारीरिक प्रगति जो प्रोसेस है, यानी शारीरिक प्रगति का अनुमान भी लगाया जाता है इसमें और मूल्यांकन के द्वारा। पांचवा पॉइंट है अनुभवों को लेखनीबद्ध करना। सबसे बाद में कार्य से प्राप्त जो अनुभव होते हैं, अनुभवों को लेखनीबद्ध किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कठिनाइयों को सुलझाने में सहायता प्राप्त हो। इसमें समन्वय से लाभ। समन्वय के प्रयोग से शिक्षा में होने वाली लाभ निम्नवत हैं। इसमें पहला पॉइंट है स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर बढ़ना। यानी स्थूल ज्ञान जो होता है, स्थूल ज्ञान से जो सूक्ष्म ज्ञान है उसकी ओर बढ़ना। दूसरा पॉइंट बालक का स्वाभाविक विकास। तीसरा पॉइंट है समय की बचत। चौथा पॉइंट रुचिकर तथा स्थायी शिक्षा। और पांचवा पॉइंट है विषयों को सीखना सरल। छठा पॉइंट है ज्ञान एवं कार्य में सामंजस्य। और इसमें सातवां पॉइंट है चारित्रिक विकास। आगे इसमें हेडिंग दी ध्यान रखने योग्य बातें। समन्वय हेतु निम्नलिखित बातों को इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला पॉइंट इसमें अनुभवी एवं कुशल अध्यापकों की आवश्यकता। और दूसरा पॉइंट है इसमें वातावरण के अनुरूप हस्तकौशल का चयन।
तीसरा पॉइंट है स्वाभाविक रूप से समन्वय। और चौथा पॉइंट है बालकों की प्राकृतिक शक्तियों के अनुरूप। और पांचवा पॉइंट है सूक्ष्म विषयों का ज्ञान देने में उपयोगी। और छठा पॉइंट है अध्यापकों को भी इस हेतु प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। अगली हेडिंग से भारत में नई तालीम की प्रगति। वर्ष 1937 में भारत में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। यानी 1937 में 7 प्रांत यानी 7 राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। 7 प्रांतों में यानी 7 राज्यों में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की सिफारिशों के अनुसार नई तालीम योजना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। वर्ष 1938 में वार्धा हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना हुई तथा कई बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गए। यानी बेसिक शिक्षा जो प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गए। मध्य प्रदेश में इसके प्रचार हेतु विद्या मंदिर योजना चलाई गई। मध्य प्रदेश में जम्मू तथा कश्मीर में भी बेसिक शिक्षा का प्रचार किया गया। जो बेसिक एजुकेशन इसका प्रचार किया गया। बेसिक शिक्षा के संबंध में खेर समिति ने गांव-गांव में उसका प्रचार करने की सलाह दी। यानी बेसिक शिक्षा जो है यानी बेसिक शिक्षा के संबंध में जो खेर समिति है यानी खेर समिति ने जो गांव-गांव में उसका प्रचार करने की सलाह दी बेसिक शिक्षा की। और नरेंद्र देव समिति ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में सुझाव दिए। वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल की पद त्याग की स्थापना के पश्चात इसकी गति वर्ष 1944 तक अवरुद्ध रही। जो नरेंद्र देव समिति है इसने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के विस्तार यानी बढ़ावा के लिए सुझाव दिए। वर्ष 1944 में सार्जेंट योजना के द्वारा पुनः इस योजना पर बल दिया गया। वर्ष 1945 में हिंदुस्तानी तालीम संघ की स्थापना हुई। वर्ष 1940 में पुनः कांग्रेस मंत्रिमंडलों की स्थापना के परिणाम स्वरूप बेसिक शिक्षा का प्रसार हुआ। वर्ष 1947 में कुछ राज्यों की प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा का रूप प्रदान कर दिया गया। और आगे इसमें दिया है यह कार्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रगति से हुआ। वर्ष 1947 में जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा भी बेसिक शिक्षा योजना में सम्मिलित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 78,000 नए प्राथमिक विद्यालय खोलकर एक करोड़ 46 लाख अतिरिक्त बालकों को शिक्षित बनाने की योजना बनाई गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा स्वतंत्र भारत में बेसिक शिक्षा की प्रगति हुई, परंतु इस योजना में व्याप्त कुछ अव्यावहारिक दोषों के कारण इसकी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई। इसमें आगे दिया है नई तालीम बेसिक शिक्षा के गुण। नई तालीम बोल सकते हैं बेसिक शिक्षा को। इसके गुण बेसिक शिक्षा के निम्न प्रकार गुण हैं। पहला पॉइंट मनोवैज्ञानिकता पूर्ण। बेसिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकता पूर्ण है। डॉक्टर एस मुखर्जी के शब्दों में नई तालीम बाल केंद्रित शिक्षा है और बाल क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है। जो बालक होता है यानी क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करता है यानी सीखता है। यानी जो नई तालीम है नई तालीम बाल केंद्रित यानी जो बच्चे से संबंधित है यानी बाल केंद्रित शिक्षा है। और जो बालक है यानी क्रिया यानी कोई भी काम करके सीखता है यानी ज्ञान अर्जन करता है।
बेसिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक पूर्ण है जो ज्ञान, कर्म तथा अनुभवों के सामंजस्य पर बल देती है। दूसरा पॉइंट है बाल प्रधान शिक्षा। बुनियादी शिक्षा बाल प्रधान शिक्षा है, यानी बाल प्रधान है। इसमें बालक को ग्रहण की भांति समझकर उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन कर पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के शब्दानुसार नई तालीम बाल केंद्रित शिक्षा है और बालक होते बालक क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है। इसमें तीसरा पॉइंट है आर्थिक समस्या का समाधान। बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी को कुशल बनाकर उत्पादन योग्य बनाया जाता है। अब भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले तथा गरीब देश के लिए बुनियादी शिक्षा आर्थिक समस्या का समाधान करने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा का प्रयोजन बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। इसमें आगे दिया है चौथा पॉइंट सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता। बुनियादी शिक्षा समाज आधारित है क्योंकि इसमें बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करने की चेष्टा की जाती है। हस्तशिल्पों के द्वारा बालक में सेवा, स्नेह यानी प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, आत्मसंयम तथा आत्मविश्वास के गुणों को विकसित करने का प्रबंध किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता में भी वृद्धि होती है। पांचवा पॉइंट है हस्तकार्यों तथा श्रम के प्रति आदर। यह शिक्षा योजना हस्तकार्यों और श्रम के प्रति आदर का भाव का विकास करती है। हस्तकार्यों और श्रम कार्यों के प्रति उपेक्षा का भाव होने से बेरोजगारी की स्थिति भयावह हो गई है, परंतु इस योजना में बालक हस्तकार्यों द्वारा श्रम करके जब उत्पादन करते हैं तो उनमें श्रम के प्रति आदर का भाव विकसित होता है। अतः इस दृष्टि से भारत भयावह जो स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति भयावह हो गई है, परंतु इस योजना में बालक हस्तकार्यों द्वारा श्रम करके जब उत्पादन करते हैं तो उनमें श्रम के प्रति आदर का भाव विकसित होता है। अतः इस दृष्टि से भारत के संदर्भ में यह शिक्षा योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। छठा पॉइंट सरकार पर शिक्षा के भार में कमी। यह शिक्षा योजना इस संकल्पना पर आधारित है कि भारत जैसे विशाल देश में स्त्री को भी शिक्षा प्राप्त हो जाए और सरकार पर कोई अनावश्यक दबाव भी ना पड़े। आगे इसमें दिया है क्योंकि यहाँ पर बुनियादी शिल्प के द्वारा बालक जो उत्पादित कर रहे हैं उसे बेचकर जो आय होगी उसी से विद्यालय का संपूर्ण व्यय निकल आएगा और सरकार के ऊपर शिक्षा के भार का बोझ नहीं पड़ेगा। इसमें अगला पॉइंट सातवां है अहिंसक क्रांति की अग्रदूत। इसमें आगे है इस शिक्षा योजना के माध्यम से महात्मा गांधी समाज फिर इसमें आगे दिया है यानी जो अहिंसक क्रांति के अग्रदूत, यानी इसमें इस योजना के माध्यम से महात्मा गांधी समाज में अहिंसात्मक क्रांति उत्पन्न करना चाहते थे। उनका कहना था बुनियादी शिक्षा अहिंसक क्रांति का वाहन है। शांतिमय और अहिंसात्मक तरीके से संसार को सफलतापूर्वक राज्यविहीन समाज में परिणत करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक रास्ता है।
बुनियादी शिक्षा लोकतंत्रीय सामाजिक उद्देश्य की शैक्षिक अभिव्यक्ति है। यानी जो बुनियादी शिक्षा है लोकतंत्र शिक्षा जो है सामाजिक उद्देश्य की शैक्षिक अभिव्यक्ति है। इसमें अगला पॉइंट 8वां है उत्पादन पर बल। नई तालीम बाबू वर्ग को उत्पादक बनाती है। वहीं पुरातन शिक्षा में उत्पादक को बाबू बनाया जाता था। इस प्रकार बेसिक शिक्षा बालक की क्रियात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। जैसे भारत यानी भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका अत्यधिक महत्व है। अगला इसमें हेडिंग इसमें दिया नई तालीम बेसिक शिक्षा के दोष। बुनियादी शिक्षा अपने कुछ सुझावों और योजनाओं में जहां गुणों की खान है वहीं इसके कुछ दोष न्यूनताएं और अव्यवहारिकताएं भी हैं, जिसके कारण यह शिक्षा योजना अयथार्थ की धरातल पर पूर्ण रूप से सफलीभूत नहीं हो सकी, यानी सफल नहीं हो सकी। इस योजना के दोष निम्न प्रकार हैं। एक पहला पॉइंट इसमें अपूर्ण योजना। नई तालीम को राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहा जाता है। अपूर्ण योजना यानी जो नई तालीम है इसको राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहा जाता है, परंतु वास्तविकता में यह अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना है। इसमें ग्रामीण बच्चों का ही ध्यान रखा गया है और शहरी बच्चों का नहीं। इस दृष्टि से यह अपूर्ण है और यह योजना प्राथमिक स्तर की शिक्षा मात्रा तक सीमित रहने से अपूर्ण कही जा सकती है, यानी ये पूर्ण नहीं कही जा सकती। आगे इसमें है दूसरा पॉइंट दोषपूर्ण समय सारणी और पाठ्यक्रम। नई तालीम शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में हस्तकलाओं पर आवश्यकता से अधिक बल देने के कारण, यानी जो नई तालीम शिक्षा योजना है इसमें पाठ्यक्रम में, यानी नई तालीम शिक्षा योजना की पाठ्यक्रम में हस्तकला जो हाथ से काम होते हैं हस्तकला पर आवश्यकताओं से अधिक बल देने के कारण अन्य विषय उपेक्षित रह गए, यानी अन्य विषय हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। इसकी वजह से हस्त और शिल्प कला हेतु 5 घंटे यानी 5.5 घंटे की समय सारणी में 3 घंटे 30 मिनट दिए गए हैं। रोटी का वैसी बनाई थी। आगे इसमें दिया है हस्तकला और शिल्प कला हेतु 5 यानी 5.5 घंटे की समय सारणी में 3 घंटे 30 मिनट दिए गए हैं। इस प्रकार विद्यालय शिक्षा का केंद्र नहीं अपितु कारखानों के रूप में परिवर्तित हो गए दोषपूर्ण समय सारणी और पाठ्यक्रम के द्वारा। आगे इसमें देखते हैं तीसरा पॉइंट अंग्रेजी की उपेक्षा। अंग्रेजी विश्व को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इस शिक्षा योजना में अंग्रेजी की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की गई है जो इसकी न्यूनता की घोतक है। यानी जो इसमें बेसिक शिक्षा है यानी इसमें अंग्रेजी की उपेक्षा की गई है। यानी जो अंग्रेजी विश्व को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इस योजना यानी जो योजना है यानी बेसिक शिक्षा में अंग्रेजी की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की गई है जो कि इसकी न्यूनता की घोतक है। और इसमें अगले दिया है चौथा पॉइंट उत्पादकता पर आवश्यकता से अधिक बल। नई तालीम में उत्पादकता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। इससे तो विद्यालय उत्पादन के कारखाने और उत्पादन यानी बच्चे उत्पादन करने वाली मशीनें बन जाएंगी। यानी जो नई तालीम है इसमें उत्पादकता पर अधिक बल दिया गया है और इससे विद्यालय उत्पादन के कारखानों और बच्चे उत्पादन करने वाली मशीनें बन जाएंगे। अधिक उत्पादन करने के लिए बालकों पर दबाव भी डाला जाएगा जिससे बालक पढ़ाई से भी उचट जाएगा। सभी विषयों की शिक्षा हस्तशिल्पों के माध्यम से प्रदान करने के विषय में डॉक्टर के.टी. साहा ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। शिक्षा को स्वावलंबी बनाकर आप बच्चे में शुरू से ही क्रय विक्रय की भावना भर देंगे जो कि किसी भी तरह श्रेयस्कर नहीं है।
7 वर्ष की आयु में यदि छात्रों को आप इस प्रकार आर्थिक झमेले में डालोगे तो अवश्य ही उनमें एक प्रकार की दासता का घुसेगी, दासता आएगी। अगले इसमें दिया है 5वां पॉइंट, राष्ट्रीय धन का अपव्यय। नई तालीम योजना में बालकों को हस्तकार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है और हस्तकलाओं को सिखाने के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होगी। सीखने के लिए क्रम में बच्चे द्वारा कच्चे माल की बर्बादी होना भी सुनिश्चित है, अतः भारत जैसे गरीब देश के लिए इस प्रकार धन का अपव्यय ठीक नहीं है। मूल्यांकन समिति के विचारानुसार सामान्य धारणा यह है कि बुनियादी विद्यालय साधारण विद्यालय से महंगा है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का शीघ्रता से प्रचार नहीं किया जा सकता। अगले इसमें दिया है 6वां पॉइंट, औद्योगिक प्रगति को अवरुद्ध करना। औद्योगिकरण के युग में जहां मशीनों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन पर बल दिया जा रहा है, वहां औद्योगिक प्रगति को विमुख करने वाली यह शिक्षा पद्धति अतार्किक और अव्यवहारिक लगती है। डिंगरन व शर्मा के शब्दानुसार इस शिक्षा में सुस्थिर शिक्षा दर्शन की उपेक्षा भावुकता अधिक है। इसे गांधी जी की महानता से प्रभावित व्यक्तियों ने भावुकतावश स्वीकार किया है। इसमें 7वां पॉइंट है, बालकों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री में कठिनाई। यानी जो गांधी जी के विचार में बालकों द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा उसी राज्य सरकार खरीद कर बेचने की व्यवस्था करेगी, जिससे विद्यालय व्यय निकाला जा सके। परंतु इस कार्य के लिए एक तो राज्य को क्रय विक्रय हेतु एक तंत्र स्थापित करना पड़ेगा और दूसरा हस्तनिर्मित वस्तुएं महंगी होती हैं, परंतु बालकों द्वारा निर्मित वस्तुओं में कारीगरों जैसी कुशलता न होने से इनकी बिक्री में कठिनाई उत्पन्न होगी। इस प्रकार यह सुझाव ठीक नहीं है। झिंगरन व शर्मा के अनुसार यह शिक्षा काल्पनिक है। यह एक आवश्यक यानी यह शिक्षा काल्पनिक है, एक अनावश्यक विश्वास है, एक मनोदृष्टि है और वास्तविक व्यवहार से परे है। 8वां पॉइंट, धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा। इस शिक्षा योजना को भारत की आधारभूत शिक्षा कहा जाता है और इस बात पर आश्चर्य होता है कि भारतीय समाज के आधारभूत तत्व धर्म की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की गई है, जो दोषपूर्ण है। यानी जो भारतीय समाज है उसके आधारभूत तत्व धर्म की पूरी रूप से उपेक्षा की गई है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।